ब्राह्मणों को बहुजन समाज पार्टी ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया। हम विकास दुबे को जानते नहीं, मेरा विकास दुबे से कोई परिचय नहीं, मेरी विकास दुबे से कोई रिश्तेदारी नहीं, मेरी विकास दुबे से कोई नातेदारी नहीं। आत्मगौरव नष्ट करके जीना तो मृत्यु से भी बुरा। तो अपने सम्मान को सुरक्षित रखते हुए हमें ही नहीं, हर व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। और जो जिस व्यक्ति में भी आत्मबल है वो हर व्यक्ति दबंग है, हम ही नहीं। जिसमें भी आत्मबल है वो हर व्यक्ति दबंग होगा, जिसका आत्मबल होगा ही नहीं वो दबंग कहाँ से हो जाएगा। वर्ष 1987 में मेरे खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है। 12 साल की उम्र में किसी के खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाना कहाँ तक जायज़ होता है। हमारे क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय उत्पीड़न नहीं होगा, चाहे वो कोई भी सरकार बने। हमारा ये भरसक प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर फर्रुखाबाद जनपद का नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाए। नगर विधायक ही है, उसमें उनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है, क्योंकि वो ब्राह्मण है। उन्हें लगता है कि संसार में उनके अलावा कोई दूसरा ब्राह्मण आगे बढ़े ही ना, सबको सुनने को मिल जाए। अगर मैं बात करूं तो ये मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी यहाँ से सदर विधायक हैं, उनकी बात आप कर रहे हैं फर्रुखाबाद से। हाँ, सदर विधायक वही हैं और उनको चूंकि ब्राह्मण है तो उन्हें लगता है कि सबसे बड़े ब्राह्मण वही हैं और ब्राह्मण कोई व्यक्ति नेता ना बने, ना राजनेता हो, जो भी है सब उनको मिल जाए। नमस्ते, मेरा नाम है उज्जवल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फैंटास्टिक की इंटरव्यू सीरीज आज विद उज्जवल। इस वक्त हम आ चुके हैं फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद एक, जो मैं अगर बात करूं यहाँ पे तो मोटा माटी लगभग यहाँ पे राजनीतिक चहलकदमी जो होती है वो अपने शीर्ष स्तर पर रहती है। और फर्रुखाबाद एक ऐसा जिला है जो अपने आसपास के जिलों में भी श्रेष्ठ रहता है। राजनीति के स्तर से बात करें या अन्य चीजों के हिसाब से भी अगर हम बात करते हैं, फर्रुखाबाद में यहाँ पे राजनीतिक पकड़ है। राजनीति के नेताओं में चीजें चलती रहती हैं, जनता में भी, मतलब राजनीति का अगर मैं बात करूं मोटा माटी, क्योंकि मैं इसी उद्देश्य से यहाँ पे आया हूं। जो भी हमने यहाँ पे कवर किया वो सारा राजनीतिक उद्देश्य था हमारा। उन्हीं चीजों को लेकर के हमने आपको यहाँ के तमाम लोगों से परिचय कराया, यहाँ के जो विधायक रहे, जो भी लोग रहे, उनका परिचय कराया। मगर जब हम फर्रुखाबाद जिले में आते हैं तो एक शख्स यहाँ ऐसा भी है जो पद पर नहीं, अपनी खुद की पकड़, यानी ये एक बहुत बड़ी बात होती है राजनीतिक परिप्रेक्ष्य से। उसकी खुद की पकड़ भी है और तमाम काफी सारी चीजें हैं। वो शख्स हमारे साथ हैं, डॉक्टर अनुपम दुबे। परिचय के मोहताज नहीं है आज के समय पे। फर्रुखाबाद, उसके आसपास जिलों में, हरदोई में, ये सारी जगह इनका पूरा वर्चस्व फैला रहता है। लेकिन ये चीजें तो आप इनकी सुनी होंगी, जानते होंगे, जैसे जो भी समाचार टीवी चैनलों के माध्यम से जो भी आपने सुना। हम इनसे इतर भी आज बहुत सी चीजें और बहुत सी बातें करेंगे, इनसे जानेंगे बहुत से ऐसे अनसुने मुद्दे, बहुत सी चीजें जो आपने अभी तक नहीं सुनी होंगी, और बिल्कुल क्लियर अंदाज में, क्योंकि इनका अंदाज भी बहुत साफ और स्पष्ट रहता है। तो अनुपम जी, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप शुरुआत ही मैं यहीं से करता हूं। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हैं, किस पार्टी से? वर्तमान समय में तो हम बहुजन समाज पार्टी में हैं। बसपा सरकार में रहने का मुझे एक मूलभूत सबसे स्पष्ट कारण बताइए कि आप किस पार्टी में हैं। बसपा सरकार में जो एक सबसे बड़ी बात है कि यदि आप अपने यहाँ के प्रतिनिधि हैं और अपनी जनता की जब भी कभी कोई समस्या को आप रखते हैं और जायज़ समस्या जो भी होती है उसको प्रत्येक दशा में अधिकारियों को मानना पड़ता है। और अगर वो नहीं मानते हैं तो आपकी बात अगर जब भी कभी आप उच्च स्तरीय नेतृत्व के समक्ष रखेंगे तो वहाँ पे बात सुनी जाती है और जायज़ बात मानी जाती है। यहाँ पर जब मैं देखता हूँ, हमने ग्राउंड रिपोर्ट की, हमने लोगों से मिले, यहाँ पर आपकी एक जो छवि है वो छवि आपकी दबंगों वाली बनाई गई है। मतलब लोगों में जब नाम ही लिया जाता है आपका तो सबसे पहले अच्छे काम जो आप करते हैं वो सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी जो आपकी इमेज है वो आपकी इमेज दबंग टाइप की है। मतलब डॉक्टर अनुपम दुबे मतलब कोई एक दबंग इंसान है, ऐसा कुछ है। क्या है इसका रीजन? आप एक बात बताइए कि यहाँ पर आप देखते हैं कि जो जनता है, जनहित के कार्य हैं, तो जनहित के कार्य जो नेतागण चुन के आते हैं, जब तक चुनते नहीं तब तक उनको जनता की ज़रूरत रहती है, लेकिन जब चुन के आते हैं तो कोई भी व्यक्ति उनकी बात सुनने को तैयार होता है, नहीं सुनने को तैयार होता है। आज ही आप देख लीजिए, आज जो परिवेश चल रहा है इसमें मान लीजिए आप मेरे पास आए हैं, बाकी सारे लोगों के पास गए होंगे,
जनता से भी आपने संवाद किया होगा, सारे लोगों की छवि को आपने देखा होगा कि किस स्तर पर कहाँ पर क्या काम कर रहे हैं। जनता के पास जब हम जाते हैं, जनता हमारी भाग्य विधाता होती है, लेकिन यही नेता जनता को बाद में भाग्य विधाता क्यों नहीं मानते? भाई जिन्होंने हमको वोट दिया वो हमसे दूर कैसे जा रही है, इसमें तो नेता को सोचना चाहिए। अब अगर उसमें से कोई भी पीड़ित व्यक्ति आया तो पीड़ित व्यक्ति न्याय के लिए आता है, तो न्याय के लिए हम पेशे से अधिवक्ता भी हैं जी, हम अपना एक फाउंडेशन भी चलाते हैं। तो जिसको जिस तरीके की मदद की आवश्यकता होती है उसकी मदद हम दिल खोल के करते हैं। और जब हम मदद करते हैं तो अब ये नहीं देखते कि इसके पीछे क्या है और क्या होगा। जो मददगार व्यक्ति है, जिसकी मदद करनी चाहिए, जो जायज़ व्यक्ति है, उसकी मदद करने में कोई संकोच नहीं होता और हम बेबाकी से और बिल्कुल खुले दिल से मदद करते हैं। उसमें अगर कोई कठिनाइयाँ आती हैं, परेशानियाँ आती हैं तो हम उसको फेस करते हैं। और अगर वो सक्षम व्यक्ति नहीं है तो उसकी सारी लड़ाई हम खुद लड़ने को तैयार हो जाते हैं। अब इसमें अगर कोई आदमी ये कह दे कि ये साहब दबंग है या कुछ है, तो इसमें कोई, हम किसी से बुरा कहने नहीं जाते। आपने सबसे बात की होगी, कोई व्यक्ति ये कह दे कि हमने आज तक किसी से अभद्र भाषा में बात की हो, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई भी आदमी, हम जब किसी से अभद्र भाषा में बात नहीं कर रहे तो कोई हमसे भी तो नहीं करेगा। और अगर यदि वो हमसे कर रहा है तो उसका हम उसे जवाब देते हैं। तो जवाब देने पर अगर ऐसा है कि वो दबंग छवि है या कुछ है, भाई आत्म गौरव नष्ट करके जीना तो मृत्यु से भी बुरा है। तो अपने सम्मान को सुरक्षित रखते हुए हमें ही नहीं, हर व्यक्ति को कार्य करना चाहिए। और जो जिस व्यक्ति में भी आत्मबल है वो हर व्यक्ति दबंग है, हम ही नहीं। जिसमें भी आत्मबल है वो हर व्यक्ति दबंग होगा, जिसका आत्मबल होगा ही नहीं वो दबंग कहाँ से हो जाएगा? आत्मबल के साथ ही तो दबंग होता है। तो आप देख लीजिए कि जहाँ पर भी जो जिसमें भी आत्मबल है, वो चाहे राजनेता हो, चाहे वो जो भी व्यक्ति हो, जिस क्षेत्र में भी हो, उसको दबंगी व्यक्ति कहेंगे। तो मतलब आपका मानना है कि आपके विरोधी ही दबंग वाली छवि बना रहे हैं? तो विरोधियों का जो काम है वो अपना करते हैं। नहीं, आपका ये मानना है? आपके बिल्कुल अपने कार्यकर्ता नहीं कहते हैं कि भाई हमारा कार्यकर्ता, आप घूमे तो हमारे कार्यकर्ता ने हमारी कहीं बुराई की हो तो बताओ। अब जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो तो किसी भी आदमी के ऊपर कीचड़ उछाल सकते हैं, लेकिन अपने आप को उन्हें देखना चाहिए ना। भाई अपने आप को तो देखें। लेकिन ये कैसे स्पष्ट होता है कि आपके विरोधी ही करते हैं? बहुत से आपके भी लोग ऐसे हैं जो इमेज आपकी, मतलब आपकी नाम लेते ही एक नेता की इमेज तो है, लेकिन नेताओं में भी स्टेज है, कौन किस तरह का है। देखिए, केवल इतना है कि जो भी व्यक्ति है, जो हमारा समर्थक है, जो मेरे पास आता है, वो ये विश्वास और भरोसा लेकर के आता है। उसे ये भरोसा है कि यदि सत्ताधारी लोग हमारा उत्पीड़न करेंगे तो एक व्यक्ति ऐसा है जो मेरी मदद कर देगा। मदद कर देगा तो मदद करने के लिए जब सत्ता के विपक्ष में आप मदद करेंगे तो मदद करने वाला सत्ता के विपक्ष में जो भी व्यक्ति होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति आया, अभी दो दल हैं, एक मान लीजिए कोई भी बहुजन समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, एक बीजेपी का कार्यकर्ता है। बीजेपी के कार्यकर्ता ने बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को मारा, मुकदमा लिखाने गया तो बीजेपी के कार्यकर्ता को लिख लिया गया, बहुजन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं लिखा गया। जब वो पास में आया उससे बात की गई, अगर वहाँ से नहीं लिखा गया तो कोर्ट से लिखा जाएगा। क्यों? न्यायपालिका तो स्वतंत्र है ना, और हमारी जायज बात है तो हमारी सुनी भी जाएगी। और उसकी लड़ाई लड़ना, अगर भाई न्याय की लड़ाई लड़ना दबंगई है तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है कि हम अन्याय करें, हम किसी को अपनी दबंगई दिखाएं तो ये गलत है। और ये आपको कहीं पे कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमने आज तक किसी को सताया हो या आज तक किसी से हम गलत बोले। 2012 में आपके ऊपर 9 क्रिमिनल केस थे, शायद से 9 थे। 2017 में आप 5 बचे थे, ऐसा ही है ना? 4 आपके निपट गए थे। अब प्रेजेंट की अगर तो मतलब प्रेजेंट की बात करें तो शायद से अभी भी 5 ही चल रहे हैं। नहीं, अब कम है। अब कितने हो गए? अब मेरी समझ से 2 या 3 मुकदमे होंगे। 3 मुकदमे, 3 मुकदमे करीब हैं। ये सब कैसे, यही छवि तो दबंग वाली छवि बनाती है। देखिए, हमारे पिताजी क्रिमिनल के बहुत अच्छे लॉयर थे।
हमारा 4.5 साल का भाई था जो इस समय ब्लॉक प्रमुख है। तो जब वो 4.5 साल का था तो उसकी पकड़ हो गई थी। जो बदमाश उसको पकड़ के ले गए तो तेजाब से नहला दिया था, पूरे शरीर में कीड़े पड़ गए थे, जनपद जालौन में मिला था जाकर के। तो जब वहाँ पर जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, तो चूँकि पिताजी क्रिमिनल के लायर रहे तो इन्वॉल्व थे, वो अपनी अपनी कर्मगति को प्राप्त हुए। उनको उन्होंने न्यायपालिका से लगा के हर चीज़ में दंड दिलाया और पूरी जितना भी मतलब उनका विरोध कर सकते थे उस विरोध से उनका मुकाबला किया, सामना किया। उसमें स्थिति ये आई कि अब जब आपकी किसी से रंजिश हो जाती तो रंजिशन आदमी एक दूसरे व्यक्ति को फंसाने लगता है। अब आप बताइए कि वर्ष 1987 में मेरी डेट ऑफ बर्थ 10/9/75 है। वर्ष 1987 में मेरे खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाता है। 12 साल की उम्र में किसी के खिलाफ मुकदमा लिख दिया जाना कहाँ तक जायज़ होता है? किस परिप्रेक्ष्य में? ऐसे ही मतलब जो पारिवारिक रंजिश हुई, जो पिताजी से रंजिश जिन लोगों की चलती थी, पिताजी का नाम लिखा, पूरे परिवार का नाम लिखा दिया, तो उसमें जो बड़ा होता गया उसका भी नाम लिखा दिया गया। तो परिवार के ही लोगों ने पारिवारिक रंजिश नहीं, पारिवारिक रंजिश नहीं थी, पारिवारिक रंजिश नहीं थी। मतलब चूंकि वहाँ पे क्षेत्र में जहाँ रहते थे उन लोगों से रंजिश चलती, जिन लोगों ने किडनैप किया था भाई का। अच्छा। तो वो वहीं के लोकली रहने वाले थे। तो कोई भी चीज़ होती थी तो एक दूसरे में मुकदमेबाजी होती थी, इधर से भी लिखे जाते थे, उधर से भी लिखे जाते थे। तो इधर उधर से जो मुकदमे लिखे जाते थे उनमें पूरे परिवार में जो भी बड़ा होता गया उसके खिलाफ मुकदमा लिखता चला गया। तो ये जो मुकदमे लिखे तो वो जो मुकदमे जो सही नहीं लिखे थे वो सारे छूट गए। लेकिन ऐसा एक ही नहीं, मतलब ऐसे तो ये सिर्फ एक है, बाकी और भी मुकदमे आपके वर्ष 1987 से लेके फिर वो लिखे गए मुकदमे, लिखे गए, उसके बाद ट्रायल पे सब छूट गए। इसी रंजिश में ही सिर्फ 9 मुकदमे, ऐसे तो नहीं? इस रंजिश में नहीं, इस रंजिश में हुआ। उसके बाद पिताजी की हमारे हत्या कर दी गई थी। जब पिताजी की हत्या की गई है उसमें कुछ ऐसी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई जो लोगों ने इन्वॉल्व कर दिया। कहीं पर कोई घटना हुई, उन्होंने साहब नहीं इन्होंने की है, तो उसमें वो ले लिया गया, जबकि कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, कोई चीज़ नहीं। हम यहाँ रहते हैं, घटना कहीं हो तो इन्वॉल्व कर दिया जाता है, कोई मतलब नहीं होती। अभी एक भाई के साथ एक घटना घटित हुई थी, तो भाई को गोली लगी थी, वहाँ पर भी मेरा नाम इन्वॉल्व कर दिया गया। जब इन्वॉल्व कर दिया गया, और आप देखिए एक तारीफ वाली बात यहाँ पर ये देखिए कि मेरे नाम FIR नहीं, हमारी बात समझिए आप, मेरे नाम FIR नहीं हुई, मेरे नाम चार्जशीट नहीं गई, और साहब मेरा नाम उससे जोड़ दिया गया। मेरे जो मुकदमों की लिस्ट में उसमें मेरे नाम के आगे वो मुकदमा चढ़ा दिया गया। तो ये सब क्या है भाई? जब चार्जशीट भी नहीं जा रही और मेरे नाम FIR भी नहीं हो रही, तो फिर मेरे नाम के आगे वो मुकदमा चढ़ा जाना तो गलत है ना। बिल्कुल। तो अब इस चीज़ को हम तो नहीं रोक सकते भाई। ये चीज़ें जो हुई हैं, अब हमने कहा कि ये गलत है, अब लेकिन वो हटाया नहीं जा रहा। क्यों नहीं हटाया जा रहा? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि अब स्थितियां तब सही होती हैं जाकर के जब कोई भी अच्छी सरकार आए और न्यायप्रिय कार्य करे तो अच्छा लगता है भाई। पुलिस प्रशासन तो एक ऐसी चीज़ है जो चाहे सो कर लेती है। अगर उसको सही कोई सरकार नहीं आती है तो फिर तो ये लोग अपनी मनमानी करते हैं, जो चाहे वो लिख दिया। हमारे जो मुकदमे उन्होंने दिखाए उसमें कम से कम 3-4 मुकदमे ऐसे हैं जो मेरे खिलाफ लिखे ही नहीं गए अब तक और चढ़ा दिए गए। तो उनका कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं। आप पेशे से अधिवक्ता भी हैं, अपने मुकदमे खुद लड़ते हैं? लगभग अपने मुकदमे खुद ही देखते हैं। और हम बार एसोसिएशन के इस समय चुनाव अधिकारी भी हैं। जो चुनाव हो रहा है उसके चुनाव अधिकारी पिछले उसमें भी रहे थे, इस बार भी हैं। अच्छा। हाँ, और वहाँ पर जो अनुशासन समिति है उसके अध्यक्ष भी हैं। राजनीति के साथ आप अपने पेशे को भी पूरा समय देते हैं, जो अधिवक्ता? हाँ, उसमें भी जितना हम दे सकते हैं उतना समय जरूर देते हैं। आप फर्रुखाबाद में रहने वाले हैं। फर्रुखाबाद के बेसिकली जो कार्यकर्ताओं को आपसे बहुत उम्मीदें होती हैं, आपसे बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं, आकांक्षाओं से भरे हुए होते हैं वो। आप फर्रुखाबाद को कहाँ देखना चाहते हैं भविष्य में? किसी पद पर नहीं भी होते हुए फिर भी आपका इतना यहाँ पर मुझे लगता है वर्चस्व है, तो आप कहाँ पे देखना चाहते हैं? अब देखिए, भगवान ने अगर हमें किसी लायक बनाया, हम
सबसे ज़्यादा अपने प्रभु को मानते हैं, अपने गुरुदेव भगवान को मानते हैं और उनकी ही आराधना करते हैं और ये मानते हैं कि जो भी होता है उनकी बिना मर्जी के नहीं होता है। यदि भगवान की कृपा हम पर रहती है और हम यहाँ से जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं तो हमारा ये भरसक प्रयास होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर फर्रुखाबाद जनपद का नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाए। हर व्यक्ति अपने अपने जनपद के लिए करना चाहता है, ये लोग कोई अलग से नहीं आते। मान लीजिए आज कोई भी व्यक्ति जहाँ पर भी बढ़ा है वहाँ पर अपने ज़िले को रोशन करने के लिए काम करते हैं जो अच्छे लोग होते हैं। तो हमारा तो ये कहना है कि जो भी लोग चुन के जाएं उन्हें सबको करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ लाभ के कारण जो है ये सब चीज़ें नहीं देखते। और हमारा तो केवल और केवल ये है कि हम जहाँ से चुने जाएं उस जनपद का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाए, यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। वो सिर्फ पद पर आने के बाद ही हो सकता है? पद पे आने के बाद इसलिए हो सकता है कि हम पद पे जब नहीं है तो इतना संघर्ष करना होगा, तो हम विकास कहाँ से लाएंगे, लोगों की समस्याएं हम दूर कैसे करा पाएंगे। भाई हम तो ये चाहते हैं कि यदि कोई भी जनप्रतिनिधि इस तरीके का अच्छा व्यक्ति है, जिसका व्यवहार अच्छा है और जिसका प्रतिनिधित्व करना अच्छा है, तो उसको तो ये चाहिए कि उसके क्षेत्र में कोई विवादास्पद स्थितियां ही ना बने, और बने भी तो जनप्रतिनिधि का ये कार्य होता है कि वो जनप्रतिनिधि वहाँ पर जाकर के उस समस्या को सॉर्ट आउट करे और वहाँ पर कोई भी गंभीर वारदात ना होने दे, उसे रोक दे। और जब भी कभी भगवान ने मौका दिया तो ये आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, आज मान लीजिए हमारे पास ग्राम पंचायत है, एक सनौड़ा पृथ्वी है हमारी ग्राम पंचायत। तो वहाँ पर आप देखिए जाकर के, हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ पर पिछले कई सालों से, दशकों हो गए होंगे, कई दशक से कोई एनसीआर तक नहीं लिखी जाती है। एनसीआर ना लिखना किसी भी ग्राम में, ग्राम पंचायत में एक बहुत बड़ी बात होती है, जो हम समझते हैं कि आज के दौर में। जी बिल्कुल। लेकिन ये केवल इतना ही तो है कि सबको हम पे विश्वास और भरोसा है, हर किसी के साथ अच्छा होता होगा तभी तो आदमी नहीं करता। नहीं तो आज की डेट में जरा सी बात हो जाए हर आदमी कोतवाली थाने पहुंच जाता। लेकिन जनता के अंदर आपका खौफ भी है। मैंने भी जो आपकी दबंग वाली बात कही ना, जनता के अंदर ये खौफ भी होता है। भाई आप हमें एक बात बताइए, जैसे कि हमने एक चीज़ की, जैसे हमारे गांव में लोग बाग बहुत शराब पीते थे, शराब पी के आते थे जाते थे सब, और अपनी पत्नियों को मारते थे, सब कुछ करते थे। तो हमने सब गांव वालों को बुलाया, हमने भैया ये कैसे बंद होगी। तो हमने कहा जो भी व्यक्ति शराब पी के आए, बवाल करे, सब करे, उसको बंद कर लो कमरे में, उसको बांध लो, नहीं बांधे तो बांध लो, सब लोग मिलके करो ये काम, और कोई भी बात होगी उसको देखा जाएगा और ये कहा जाएगा इनको सही करने के लिए काम किया गया। भाई आज मान लीजिए हम या आप, कोई भी व्यक्ति कोई अच्छा काम करने के लिए अगर चलते हो तो कहीं पर भी कोई भी पुलिस प्रशासन चाहे जैसा भी हो, लेकिन उसमें भी अच्छे लोग पाए जाते हैं। और जब उन्हें लगे कि इसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो हर व्यक्ति सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। हमारा किसी से द्वेष तो है नहीं। तो जब कोई भी काम ऐसा होगा जिससे कि व्यक्ति को ये लगेगा कि हम अगर ऐसा करेंगे तो ये लोग बंद कर लेंगे या कमरे में बंद करके डाल देंगे, तो आदमी को फिर भय लगने लगता है। जब भय हो जाता है तो फिर वो काम नहीं करता। भाई कहीं ना कहीं कोई चीज़ तो लानी पड़ेगी ना आपको, तो जब कोई चीज़ लानी पड़ेगी तभी किसी समस्या का हल होगा। आज मान लीजिए हम विधानसभा से चयनित हों, तो इंसान को ये तो मालूम पड़ना चाहिए ना जनप्रतिनिधि की क्षमता क्या है। बिल्कुल भाई जनप्रतिनिधि है तो जनप्रतिनिधि की पावर भी तो है ना। तो जब तक उसकी पावर को उसे नहीं मालूम होगा तब तक समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आज हमने आपसे ये कहा कि हम जनप्रतिनिधि बन जाने के बाद ये चाहेंगे कि हमारे जनपद का नाम स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाए। जनप्रतिनिधि बनने के लिए क्यों कहा? क्योंकि जनप्रतिनिधि जो भी होता है उसकी एक संवैधानिक क्षमता होती है। लेकिन अनुपम जी, हर कोई लड़ने से पहले यही सब बातें दोहराता है जो आप दोहरा रहे हैं, और उसके बाद का जो फिर समय शुरू होता है कुर्सी पर बैठने के बाद,
वो चीजें ये नहीं रहती हैं। आप भी जानते हैं ये वास्तविकता, मैं भी जानता हूं और जनता भी जानती है। पिछले सालों से फर्रुखाबाद में ये चीज देखी भी गई है। बचपन से लेके आज तक जब से हमने अपनी याददाश्त संभाली, तब से लेके जहाँ का प्रतिनिधित्व है हमारे परिवार में, और जितने भी लोग हमको जानते हैं, जो हम पे भरोसा रखते हैं, इतनी गुरुदेव भगवान की कृपा है कि अन्याय और उत्पीड़न उनका हम होने नहीं देते हैं। उसके लिए चाहे हमें अपने जिला न्यायालय की शरण लेनी पड़े, पुलिस अधीक्षक महोदय के पास जाना पड़े, जिलाधिकारी महोदय के पास जाना पड़े, चाहे सीएम हाउस जाना पड़े, चाहे पीएम हाउस तक की लड़ाई लड़नी पड़े, हम उस लड़ाई को लड़ने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। किसी को भी न्याय दिलाने के लिए, किसी भी ऐसे व्यक्ति का जहाँ पर उत्पीड़न किसी भी ऐसे निर्दोष व्यक्ति का हो रहा हो, उसको उत्पीड़न से मुक्त कराने के लिए उसके साथ हर तरीके से खड़े होते हैं। जबकि आज मेरा कोई दायित्व तो नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम तैयार रहते हैं। तो जब जीवन में हमें यही सिखाया गया, हमारे संस्कार यही हैं, तो हमें लगता है कि इतनी उम्र के बाद अपने संस्कारों को तो व्यक्ति नहीं छोड़ सकता। और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, आप देखिएगा, वो सारे लोग ये कहते हैं जब तक वो विधायक रहते हैं तब तक तो ठीक रहता है, थोड़ा बहुत हाँ ठीक है, देख रहे, और विधायक ना हो, वो पद से हट जाएं तो कहते साहब हम तो विधायक ही नहीं, हमारी सुनी नहीं जाएगी। तो ये कोई समस्या का समाधान नहीं है भाई। आप विधायक नहीं, आप जनप्रतिनिधि रहे हैं, आपके संबंध हैं, आपके व्यवहार हैं, आपकी जनता है, आपके साथ लोग खड़े हैं, आपका दायित्व तो बनता है ना। क्योंकि जो लोग आपको वोट कर रहे हैं, जिन लोगों ने आपको वोट, उनके तो नेता आप हो। अगर आप उनको छोड़ दोगे तो फिर आगे कैसे जाओगे? अच्छा, एक आपके लिए कहा जाता है जनता के बीच से कि आपकी जो एक्टिवनेस होती है वो चुनाव के समय ज्यादा होती है और बाकी समय में फिर आप थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। हालांकि ऐसा हर कार्यकर्ता में हर नेता में होता है जो चुनाव के लिए कर रहा था, लेकिन आपकी चूंकि छवि एक अलग है, यहाँ पर ये बात नकारी नहीं जा सकती किसी भी एंगल से। तो आपकी एक्टिवनेस को लेकर के ऐसे सवाल क्यों खड़े होते हैं? देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि चूँकि व्यक्तिगत रंजिश चलती है, बहुत लोग रंजिश मानने वाले लोग होते हैं, तो जब भी हमें निकलना होता है तो सुरक्षा की व्यवस्था को देखकर निकलना पड़ता है। जब कभी चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में मान लीजिए सुरक्षा व्यवस्था भी साथ रहती है, सब कुछ रहता है, तो उन चीज़ों को चुनाव में, अगर चुनाव में थोड़ा कोई भी व्यक्ति हो, जब भी कोई, अगर आप अभी मान लीजिए नॉर्मल बैठे हुए हैं जी, आपके घर पे कोई कार्यक्रम हो तो क्या आप ऐसे ही बैठे रहेंगे? तब भी तो आप तेज करेंगे ना। तो जब भी कोई कार्य होता है उस समय प्रत्येक व्यक्ति की तीव्रता होती है, और जब नहीं होता है तो वो अपना इजी गोइंग काम करता है। भाई आज हमें जब ज़रूरत है तो हम लोगों के पास जाते हैं, ठीक है ना। और जिस व्यक्ति को जब ज़रूरत होती है, कहते हैं कि छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा होता है ना जी, तो छोटा सा जो बच्चा होता है तो माँ उसको सबसे ज़्यादा प्यार करती है, करती है नहीं करती है? जी, बिल्कुल। लेकिन जब वो रोता है, माँ दूध उसे तभी पिलाती है, क्योंकि रोके वो ये सिद्ध करता है कि हमको भूख लगी है। तो जब हमें ज़रूरत है, हम आपके पास आए हैं, और आपको जब मेरी ज़रूरत है तो आपको अपनी बात तो हमें बतानी ही होगी ना। आप अपनी बात बताएंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, और आप चाहे जिससे पूछ लो, जो मेरा है उसके साथ हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। लेकिन किसी के साथ कोई बात हुई तो क्षेत्र चूंकि बड़ा रहता है, हम 3 जिलों के बॉर्डर पे रहते हैं, और यहाँ फर्रुखाबाद में ही नहीं, आप चाहे जहाँ पर भी जाएंगे, हमारे बारे में आपको हमेशा हमारा जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, वो इतना ही उत्साहित रहता है। आप अभी चले जाइए, अभी कोई चुनाव तो नहीं है, लेकिन हमारा समर्थक, हमारा कार्यकर्ता परिपूर्ण रूप से उत्साहित रहता है, और उसको ये नहीं रहता है कि मेरे साथ कोई भी व्यक्ति अन्याय कर लेगा। और ये मेरा कहना भी रहता है कि आप अन्याय नहीं करेंगे, हम आपके ऊपर अन्याय नहीं होने देंगे। आप अन्याय करेंगे तो गलत बात है। लेकिन आपकी जो एक्टिवनेस को लेकर सवाल है, जनता आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करती है कि आप चुनाव के समय ही एक्टिव रहें। जनता ये भी आपसे चाहती है, उसका ये चीज़ें रहती हैं कि आप नॉर्मल भी ऐसे ही रहें जैसे चुनाव के समय चीज़ें होती हैं, क्योंकि आपकी कार्यशैली अलग है।
जहाँ तक कि यहाँ की राजनीति के हिसाब से बात करते हैं? भैया सबसे बड़ी बात है मालूम क्या है कि जैसे कि हम घर से निकले तो जो भी हमारे राजनीतिक व्यक्ति हैं, जो नेतागण हैं, उनको हमारे निकलने पर बड़ा कष्ट होता है। हर जगह होता है। नहीं सुनो तो आप, कष्ट होता है। दिक्कत क्या होती है कि हर व्यक्ति जब क्योंकि पावर में होता है तो उसे लगता है कि हम अपनी पावर से कैसे इनको उखाड़ फेंकें। मेरी बात है। तो वो राजनीतिक असर, जो राजनीतिक उनकी क्षमताएं होती हैं, उस क्षमता के साथ हमारा विरोध करने में लगते हैं। जब ऐसी स्थितियां कभी आती हैं तो मूवमेंट तो मेरा पूरा रहता है, लेकिन उस समय रहता है जैसे कि आज मान लीजिए कहीं पे कोई दिक्कत आई, परेशानी आई किसी व्यक्ति को, या किसी के घर कोई मतलब कोई भी अपरिहार्य स्थितियां जब बनती है तो हम हमेशा जाते हैं। हमारी जानकारी में अगर कोई भी चीज़ आ जाती है तो हम हमारे भाई लोग या कोई ना कोई ज़रूर जाता है, कहीं पर भी हो। और ऐसे अगर खामुक मतलब बिना मतलब में कहीं पर जाने वाली बात जो रहती है तो कुछ सुरक्षा कारणों से थोड़ा सा हमको ये रहता है कि जितना अपना बचाव करके ही तो हम सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा, आपने कहा व्यक्तिगत रंजिश, कौन है वो लोग, कौन ऐसे लोग हैं? राजनीतिक प्रतिद्वंदता तो व्यक्तिगत रंजिश बना ही देती है पहली चीज। तो राजनीतिक प्रतिद्वंदता में यहाँ पर जो भी लीडरशिप है उनको ये लगता है कि जिस दिन ये व्यक्ति नेता बन जाएगा तो जन क्या हो जाएगा। वो लोग नेता बनते तो हमें दिक्कत नहीं होती। नेता बनने का नेता तो अब अभी भी है। नहीं वो लोग नहीं हाँ, उनको पद मिलता है तो हमें दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उन्हें ये लगता है कि इनको पद ना मिल जाए। पता नहीं उनको इस चीज से क्यों भय है, क्यों डर है। उनको आप क्लियर करो, ये उन लोगों जैसे। अब जैसे कि अब उन लोगों को हम क्या नाम ले, राजनीतिक प्रतिद्वंदी जो भी होते हैं, आप लोग जानते हो कि यहाँ पर जब आप देखे हो, घूमे हो, जब आप लोग मिले हो सबसे, तो आपको मालूम होगा। हम क्यों किसी का नाम लें, या हमसे आप क्यों नाम लिबाओगे किसी का। तो जो भी लोग हैं, और चाहता था कि मतलब आप बताएं तो एक तरह से हमें भी तो पता लगे कि वो लोग कौन हैं जो ये सारी चीज़ें हैं, कैसे क्या करते हैं, तो जनता भी जाने ये चीज़ें, उनके सामने भी निकल करके आए। तो आप पे जो आरोप लगता है कि आप एक्टिव नहीं होते हैं, आम दिनों में निकलते नहीं हैं, तो उनको पता लगे। मतलब आप खुल के बताइए, क्लियर होकर के। अभी एक लेटेस्ट वाकया हुआ जी। अभी हम अपने गुरुदेव भगवान के आश्रम पे जाते हैं हर गुरु पूर्णिमा पर। हर गुरु पूर्णिमा पर एक ही नहीं, आज ही इसी बार नहीं गए, हम हमेशा जाते हैं और हर वर्ष जाते हैं। इसमें जिससे चाहो उससे जानकारी कर लो, पूरा शहर जानता है। ठीक है। इस बार एक विकास दुबे वाला कांड हुआ होगा, आपको जानकारी हुई होगी, कानपुर देहात में। तो हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी महोदय जो भी रहे, अब उन्होंने एक बढ़िया काम, मतलब अपनी समझ से उन्होंने बढ़िया किया। क्या बढ़िया काम किया कि उन्होंने एक प्रदेश के जो उच्च स्तरीय अधिकारीगण थे उनको एक सूचना दे दी कि साहब अनुपम दुबे की गाड़ी में विकास दुबे। आप समझिए मेरी बात। हम विकास दुबे को जानते नहीं, मेरा विकास दुबे से कोई परिचय नहीं, मेरी विकास दुबे से कोई रिश्तेदारी नहीं, मेरी विकास दुबे से कोई नातेदारी नहीं। हर वर्ष हम एक राम कथा का आयोजन करते हैं। अपने गांव में मंदिर हमने बनवाया गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से, तो उसका वार्षिक उत्सव मनाते हैं, हर वर्ष करते हैं। और जितने भी हमारे रिलेटिव हैं, जितने भी मेरे सगे संबंधी हैं, सबको वर्ष में एक बार जरूर इकट्ठा करते हैं। हमारे घर में शादी होती, विवाह होती, कोई भी जो चाहो सो आप भी देख सकते हो। सबकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होती, सब कुछ होती। कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति ये कह दे कि कभी कोई किसी ने देखा हो, लेकिन विकास दुबे को किसी को, हाँ विकास दुबे किसी ने, जब हमारे यहाँ हर वर्ष कार्यक्रम होता है तो अगर हमारे किसी संबंध में तो कोई आएगा जाएगा, नहीं आएगा जाएगा, बताओ। तो कहीं पर कुछ भी नहीं, ना कोई मतलब ना कोई बात। लेकिन हमारे जो साहब राजनीतिक प्रतिनिधि, उनको साहब ये लगा कि चलो ठीक है, आग जल रही थी। जब हम पूजन करके लौट के वापस आए तो वहीं पर एक गोमती नदी पड़ती है, गोमती नदी के पास चौकी पड़ती है वापसी में, और वहाँ पर बहुत बड़ा पुलिस का दल खड़ा हुआ था, बिल्कुल एकदम। मैं AK-47 सामने किए हुए। ये वाकया कहाँ से लौट रहे थे आप? नैम सारण से लौट रहे थे। तो नैम सारण के बाद जब आप इधर फर्रुखाबाद के लिए चलोगे, हरदोई के लिए, तो एक गोमती नदी पड़ती, गोमती नदी से पहले चौकी पड़ती है। तो वहाँ पर सब पूरा लाव लश्कर पूरा बुरी तरीके से सामने बिल्कुल इसला सीधे किए हुए। तो गाड़ी, चूँकि हमारे साथ 2 गाड़ियाँ थी, तो जैसे ही हमने देखा कि कुछ मामला ठीक नहीं, गाड़ी पे हाथ किसी ने, लेकिन हमने गाड़ी रुकवा दी ड्राइवर से। हमने कहा भैया गाड़ी रोक दो,
गाड़ी रोक दी उन्होंने, लोग चारों तरफ गाड़ी घेर ली। बोले विकास दुबे कहाँ, विकास दुबे कहाँ। हमने कहा विकास दुबे इस गाड़ी में भैया कहाँ से आ गए विकास दुबे। तो उनसे बात हुई, उन्होंने कहा नहीं मेरे पास पूरी सूचना है। तो हमने उनसे कहा भाई साहब एक काम करिए, आपको जिसने सूचना दी है उसको और मेरी बात को आप क्रॉस चेक कर लीजिए, सूचना देने वाला सही है या मेरी बात सही है, इसका आप पूरा परीक्षण कर लीजिए। मेरी बात गलत हो, आपकी जो चाहो आप करो, और यदि हमारी बात सही हो आप फिर मतलब आप हमें जाने। तो बोले ठीक है आप थाने चलिए। हम भैया थाने चले गए उनके साथ। मेरे साथ करीब 12-13 दो गाड़ियों 12-13 लोग थे। तो सबके लाइसेंसी इस्लाम भी थे, जो भी थे। तो वहाँ पे उसमें मैक्सिमम आदमी ऐसा था जो कि गुरुदेव भगवान के शिष्य भी थे और भले लोग थे, जिन पे कोई मतलब वो भी नहीं था। तो गए तो वो सबके पास उनके अपने अपने लाइसेंस थे, अपने लेके चले गए। असलहा आमतौर पर रखते हैं आप? हम रखते क्या, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो भी जब ज़रूरत पड़ती है तो हाँ ज़रूरत पड़ती है तो जो सिक्योरिटी वाले लोग होते हैं उनसे ले लेते हैं, या अपना जैसे कि महीनेबंदी पे कुछ आदमी बने रहते हैं उस तरीके से लोगों को रख लेते हैं। तो वो भी थे और साथ में वो लोग भी थे जो भोजन करने जाते, उनके भी अपने पेपर थे, वो भी लेके चले गए। तो उन्होंने अपने शस्त्रों की परीक्षण जांच की, सब कुछ किया। उसके बाद मोबाइल वगैरह की सब सारी जानकारी ली, सब कुछ किया। लेकिन रात में जब उनको ये लगा 9-10 बजे कि कहीं कुछ है ही नहीं, तो उन्होंने कहा कि कोई चीज़ नहीं निकल के आ रही। तो ये एक भगवान की एक बहुत बड़ी अद्भुत कृपा थी कि कहीं पर कोई चीज़ जब थी ही नहीं तो उन्होंने कहा ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं। उस समय भाई जो विरोधी थे उन्हें तो ये लगा कि पूरा काम हो ही जाएगा, और वो लोग भी यही कह रहे थे जो पुलिस वाले जिन्होंने रोका था। बोले अगर गाड़ी ना रोकते तो हम बस्ट खोल देते। अब आप अंदाज कर लो। तो जो इस तरीके की मानसिकता का विरोध करने वाले जो लोग हैं, मतलब मैं जहाँ तक पहुँच पाया आपकी बातों से, तो मैं ये जानूं कि पार्टी पक्ष के जो लोग हैं, हाँ पार्टी पक्ष के, उन्हीं ने जानकारी पार्टी के ऊपर पहुंचाई होगी ऊपरी स्तर पर। तो यहाँ से जो पार्टी पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, हाँ तो अब वो तो यही बात सीधी है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, और उसमें विशेष तौर पर चूँकि हमारे नगर विधायक ही हैं, उसमें उनका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। चूँकि वो ब्राह्मण है, उन्हें लगता है कि संसार में उनके अलावा कोई दूसरा ब्राह्मण आगे बढ़े ही ना, सब कुछ उन्हीं को मिल जाए। अगर मैं बात करूँ तो ये मेजर सुनील दत्त द्विवेदी जी यहाँ से सदर विधायक हैं, उनकी बात आप कर रहे हैं फरुखाबाद से? हाँ सदर विधायक वही हैं, और उनको चूँकि ब्राह्मण है तो उन्हें लगता है कि सबसे बड़े ब्राह्मण वही हैं, और ब्राह्मण कोई भी व्यक्ति नेता ना बने ना राजनेता हो, जो भी है सब उनको मिल जाए। तो उनका ये जो उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि कोई भी व्यक्ति राजनीति में ब्राह्मण चेहरा ना उभर के आए, उनके परिवार में है उनके परिवार तक ही सीमित हो जाए। ये सबसे बड़ी लड़ाई उनकी रहती है, किसी भी ब्राह्मण से, हम ही से नहीं। आज कोई भी ब्राह्मण उभरता हुआ चेहरा होगा तो उससे उनका विरोध। ये आप सीधा सा आरोप लगा रहे हैं उन पर। अब आरोप क्या लगा रहे हैं, मजबूरी में आप कह रहे हो तो मजबूरी में इतना कहना पड़ता है, क्या करें। आरोप वाली बात नहीं, जो सच्चाई हम देखो किसी पे आरोप नहीं लगाते, हम सच्चाई बताते। आप यहाँ से निकलिए और किसी भी व्यक्ति से, किसी भी ब्राह्मण से आप बात कर लीजिए, देखिए हाँ यहीं की बात नहीं है। जिस जाति का जहाँ पर लीडर होता है वो आदमी उस जाति के किसी व्यक्ति को उठने ही नहीं देना चाहता। राजनीति मार तो यहीं खाती है। तो अब जो दल होते हैं उन्हें लगता नहीं साहब मेरा यही नेता सबसे सफिशिएंट है, उसी पे विश्वास जता देते हैं। जबकि नेताओं का आलम ये है कि अब आप जो आज वर्तमान समय में सत्ताधारी नेतागण हैं उनकी हालत तो ये है कि अगर राष्ट्रीय नेतृत्व अपने हिसाब से केवल क्रॉस चेकिंग करा ले तो 2-2, 4-4 हज़ार रुपए तक जनता से ले रहे हैं। जनता के हित की बातें छोड़ दो, जनता का शोषण करने में लगे। अच्छा, आप अगर चुनाव लड़ते हैं, टिकट मिलती है, क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ेंगे, क्या जनता तक अपनी पद के बाद क्या आकांक्षाएं उनकी पूरी करेंगे, किन चीजों को आप शामिल करेंगे? आज अगर सबसे बड़ी बात है तो यहाँ पर यह है कि सुविधाएं सरकार द्वारा तो दी जाती हैं, लेकिन सुविधाएं जनता तक नहीं पहुँचती हैं। जैसे कि आपने देखा यहाँ पर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल बना हुआ, बहुत भव्य बना हुआ है, लेकिन जब भी कभी हॉस्पिटल की जो सेवाएं लेने की जब बात आती है तो वहाँ पर कोई आपको सुविधा नहीं मिलेगी।
प्राइवेट सेक्टर में आदमी जाता है, गरीब आदमी प्राइवेट सेक्टर में बेचारा जा ही नहीं पाता है, जाता भी है तो वो उतना जो उसका खर्चा होता है उतना उठा नहीं पाता। तो मजबूरी में आदमी को पैसे के अभाव में दम तोड़नी पड़ती है। यदि हम विकास की बात करें तो यहाँ पर स्थिति ये है कि अभी ज़रा सा पानी बरस जाए तो आप देखिए ये मतलब ताल बन जाता है शहर, हर जगह जल भराव हो जाते हैं। किसानों को यदि हम सुविधा देने की बात जैसे कहीं पर भी आती, ग्रामीण क्षेत्र में आप देखते हैं कि लोगों को कॉलोनी वगैरह दी जाती है, सबको दिए जाते हैं, तो होता ये है कि जिसके पास पैसा नहीं, जो नितांत गरीब व्यक्ति है, उसको कभी सरकार द्वारा दी हुई सुविधा नहीं प्राप्त होती है और इस चीज़ पर किसी भी व्यक्ति का ध्यान नहीं जाता। आप हमें बताइए, सरकार द्वारा गरीब और निरीह व्यक्ति को, जिनके पास कुछ भी नहीं है, जो हैंड टू माउथ हैं, उनको ही तो कॉलोनी वगैरह दी जाती है, उनको ही तो राशन फ्री में दिया जाता है। आप आज उठा करके देख लीजिए कि ऐसे कितने लोगों को कॉलोनी मिली हैं, ऐसे कितने लोगों को राशन मिलता है जो वास्तविकता गरीब हैं। आप आने के बाद इन सबको ठीक करेंगे? इन सबको हमारे आने के 1 साल बाद आप जब आएंगे और यहाँ पर पूछेंगे आके लोगों से, तो लोग बताएंगे, हम नहीं कह रहे कि अब क्या हुआ, तब क्या था और अब क्या है। मतलब अगर मोटा माटी कहूँ तो स्वास्थ्य सेवाएं हुई, और जो जनता है, जनता को जो सरकार द्वारा लाभ दिए जा रहे हैं उसमें पात्रों को लाभ मिलना चाहिए। वो पात्रों को जो लाभ नहीं मिल रहा, पात्रों को ही लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो भी आपसी लड़ाई झगड़े होते हैं, मेरा अपना सबसे बड़ा उद्देश्य ये रहेगा कि आपस में लड़ाई झगड़े ना हो, जिससे कि व्यक्ति का विकास होगा। और विकास में सबसे ज़्यादा अवरोधक जो है वो व्यक्तिगत लड़ाई झगड़ा होता है, जहाँ तक भाई हम समझ सकते हैं। और लड़ाई झगड़ा कोई बहुत बड़ी बात पे नहीं होता। लड़ाई झगड़ा केवल इस बात का, इसने हमें गाली दी तो इनने भी गाली दी, इनने जब गाली दी बात बढ़ गई, मारा पीटी हो गई तो साहब उनने घात लगा के फायरिंग कर दी। तो इसको तभी रोका जाना चाहिए जब गाली गलौज तक मामला है, तो एक दूसरे का जो भी पक्ष है, जो भी जिस पक्ष ने गलती की उससे उसको क्षमा मांग ले, वो जाए और उससे कहो तुमने गलती की, उसके ऊपर इस बात का प्रेशर हो, गलती की, इनका सम्मान करिए। अगर बड़ा है तो सम्मान होना चाहिए। लेकिन ये काम आप कैसे करवा सकते हैं? यहाँ तो ईगो क्लैश होगा, ये काम आप कैसे करवा सकते हैं? क्यों ईगो क्लैश होगा भाई? आप हमें एक बात बताइए, जैसे आप 2 लोगों की लड़ाई हुई, आपको उन्होंने मारा, आप गए मुकदमा लिखवा दिया जाके, तो मुकदमा लिखवा दिया, पुलिस जब पकड़ेगी और 4 डंडे मारेगी तब ईगो क्लैश नहीं होगा। ये वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। ये बात आप कैसे उन तक डिलीवर करेंगे? तो ये बात भाई जनप्रतिनिधि का कार्य क्या? अगर वो जनता के टच में भी नहीं रहता तो फिर जनप्रतिनिधि का आएगा। तो ऐसे तो हजारों मुद्दे आएंगे, वो वहीं के भाई वहाँ पे हमारे पास क्या है, जितने मुद्दे आएंगे, हमें थाना क्षेत्र की पुलिस मिलती है भाई, थानेबाज फोर्स होती है, सारी चीज़ें होती हैं। ये पुलिस फोर्स के लिए भी तो अच्छी बात होगी कि भाई उसके सामने बहुत समस्याएं नहीं होंगी, बहुत दिक्कतें नहीं होंगी, और अगर कोई चीज़ आएगी तो थाने में ही, संबंधित थाने में ही तो आएगी। और जब संबंधित थाने में आएगी तो ऐसा नहीं है, बहुत सी सरकारों ने ये चीज़ चलानी चाहिए कि आपसी लड़ाई झगड़े आपसी सहमत से ख़त्म कराए जाएं, छोटे छोटे लड़ाई झगड़े। लेकिन उस पर अमल क्यों नहीं हो पाया? अमल इसलिए नहीं हो पाया कि उनके नेता लोग वो अमल नहीं चाहते। आज की जो राजनीति है, वो राजनीति केवल ये हो चुकी है, जो भी राजनेता हैं, जो पदासीन हैं, वो ये चाहते हैं कि हर गांव में कम से कम 2 या 3 फाड़ हों, एक पक्ष में, कम से कम एक पक्ष मेरे पास रहे। तो ये नेता लोग लड़ाने का कार्य कर रहे हैं। ये अपना लड़ाने का कार्य छोड़ दें, जनता अपने आप बहुत अच्छी व्यवस्था में पहुंच जाएगी। लेकिन ये चीज़ें आप सिर्फ गांव स्तर तक कह सकते हैं, शहरों में ये चीज़ें नहीं होती हैं। शहरों में जैसे आपने कहा, वहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड एंड रूल वाली जो नीति आप बता रहे हैं, ये ग्रामीण स्तर तक अधिकतर है। शहरों में अब लोगों में ऐसा नहीं रहा। शहरों में जो आज युवा भटक रहा है, उसके पीछे रीजन क्या है? नहीं, आप जैसे कह रहे हैं कि आप ये आपसी सहमति कराएंगे, इससे तो आप कह रहे हैं पुलिस वालों का काम थाने में कम हो जाएगा। लेकिन एक अगर हम उसमें पुलिस का सहयोग तो चाहिए होता है। असलियत देखें तो पुलिस ये काम कभी नहीं कम होने देगी, क्योंकि वहां से उनकी, देखिए, मैं जो चीजें जो क्लियर होती हैं वो बोलते हैं हम। बहुत से, हम ये नहीं कह रहे कि सभी पुलिस वाले गलत हैं, लेकिन उनकी वहां से इनकम बंद हो जाएगी। देखिए, आप एक चीज समझ लीजिए
कि जब छोटे छोटे लड़ाई झगड़े की कोई भी चीज़ होती है ना, तो ये कोई जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों में जो थाने और कचहरी में जो मामले जाते हैं, ये बहुत रिच फैमिलियाँ नहीं होती। रिच फैमिलियाँ जो होती हैं वो अपने आप को मेंटेन करके कहीं ना कहीं ये सबसाइड कर लेती है। इसीलिए तो पुलिस वाले 500-500 हज़ार रुपये लेकर छोड़ देते हैं। नहीं, आप मेरी बात, लेकिन ये बहुत रिच फैमिलियाँ नहीं होती। और अगर इस पे ये आए कि जो भी देखिए, एक सिपाही स्तर पर होता है 500 रुपये लेना या 1000 रुपये लेना, एक थाना अध्यक्ष स्तर पर नहीं होता। क्योंकि थाना अध्यक्ष जो है वो हमें जहाँ तक भाई मेरा है कि 500-1000 रुपये थाना अध्यक्ष नहीं लेता, ये उसके स्तर का मामला नहीं है। और हर प्रत्येक थाना अध्यक्ष ये चाहता है कि मेरे थाने में जितना क्राइम कंट्रोल होगा उतना ही हमको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। भाई वो कहीं भी जाए तो क्राइम कंट्रोल होगा कब? क्राइम कंट्रोल तब होगा, देखिए क्राइम होता कब है? क्राइम जो नौजवान युवा पीढ़ी होती है, अगर उसको दिशा सही मिल गई तो क्राइम कंट्रोल रहता है। और नौजवान युवा पीढ़ी जैसे ही भटकी, क्राइम बढ़ जाता है। युवाओं के लिए आपकी क्या प्राथमिकता होगी? युवाओं के लिए जितना भी, युवाओं के लिए तो सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि युवाओं को अच्छा मार्गदर्शन मिले। उसके लिए जो है बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे तब ऐसा हो। जैसे अच्छे मार्गदर्शन के लिए सबसे पहली चीज़ तो होती है उनके संस्कार के बाद होता है मार्गदर्शन। तो उनके मार्गदर्शन के लिए जो भी लोग जिनके टच में हैं तो उनको और रोजगार, बेहतर शिक्षा जब आदमी को मिलेगी तो शिक्षा का मतलब ये होता है जो शिक्षित होता है वो रोजगार की ओर बढ़ता है, लफड़ों में नहीं पड़ता। तो शिक्षा और शिक्षा के साथ रोजगार। लेकिन देखा ये गया है कि बेहतर शिक्षा तो आ जाती है लेकिन रोजगार नहीं मिल पाता है। और फिर जिस तरह से सरकार है, अभी फिलहाल आपने पिछले दिनों देखा रोजगार का मुद्दा कितनी तेजी से चला। फिर सरकार कहती है कि पकौड़े तलना है, पंचर बनाना है। ये आप तो नहीं करेंगे ऐसा काम? बस देखो, जो भी लोग सत्ता में आते हैं, हम किसी का नाम नहीं लेते, चाहे जो भी व्यक्ति हो जी, सत्ता में आता है और रोजगार का नाम लेता है और बाद में अगर कोई आदमी पकौड़े या किसी की बात करता है तो ये फिर उसके व्यक्तित्व पर खरी नहीं उतरती। और जिन माननीय महोदय ने भी ये कहा है उनको जनता किस रूप में देखती है आप सारे लोग जानते हैं। बिल्कुल, उनके मुंह से उन्होंने क्यों कहा ये भाई वो समझ सकते हैं। लेकिन रोजगार ना दे पाओ, रोजगार की ओर अग्रसर करना, और रोजगार जिस ओर उन्हें रोजगार मिल जाए वो किसी लायक बन जाएं, वो चाहे उनका व्यापार ही क्यों ना हो, उस व्यापार में सहयोग करना चाहिए। आप रोजगार नहीं दे सकते हो तो व्यापार छीनना नहीं चाहिए। आज की सरकार तो व्यापार भी छीनने पर लगी है। तो भाई जब बेरोजगारी चरम पर आ जाएगी तो होगा क्या? ये तो सरकार की है, जनता बुराई करती है, आप क्या करेंगे मैं ये जानना भाई हमारा तो अपना सीधा वो है कि हमारे पास रोजगार की दिशा देने के लिए एक दिशा होगी और रोजगार में बढ़ाने के लिए उनके लिए जो मौके होंगे उनको बढ़ाया जाएगा। और जो भी लोग उस पर नहीं है तो उनका बिजनेस व्यापार जो भी होगा तो उनकी जो भी हम सहायता कर सकते हैं उस सहायता के साथ उनको बिजनेस व्यापार की ओर अग्रसर करते हुए उनकी मदद करेंगे। ठीक है, तो ये सारी आपकी चीज़ें रहेंगी, यानी बेहतर शिक्षा, शिक्षा के साथ रोजगार, ये अभी रिकॉर्ड हो जा रहा है। अगर भविष्य में आप पद पर होते हैं तो ये फिर आपका चलेगा और ये देखा जाएगा। आप जब आएंगे तो फिर हम आपसे पूछेंगे, आप नहीं हमसे पूछेंगे। तब हम आपसे पूछेंगे कि जो आप हमसे उस समय कह के गए थे आज पता तो करिए जाकर के कुछ सही हुआ कि नहीं हुआ। हम ये नहीं कहते कि हम एकदम सब सुधार देंगे, लेकिन बहुत कुछ सुधरा हुआ मिलेगा आप। ठीक है भाई, गारंटी हम कोई भी व्यक्ति ये गारंटी नहीं ले सकता कि हम पूरा माहौल ही सुधार देंगे, लेकिन जनपद तो बाद की चीज आती है। सबसे पहले अपना क्षेत्र होता है जहां से आप निर्वाचित हो जाएं, और जहां से हम निर्वाचित होंगे जिस क्षेत्र से, उस क्षेत्र में इसकी झलक तो 1 साल के अंदर ही दिखेगी और 5 साल में तो बहुत कुछ अच्छा दिखेगा, बशर्ते पद मिलने के साथ साथ सरकार में व्यवस्था भी बन जाए, हमारी सरकार भी बन जाए। अच्छा, और ये भी सरकार बन जाए, और सरकार नहीं भी अगर बनती है तब भी, सरकार नहीं भी बनती है तब भी अगर कोई ऐसी सरकार बनती है जो जनता का हित कर रही होगी तो भी हमारे क्षेत्र में परिवर्तन होगा। और जनता की हित वाली सरकार ना बने
तो फिर तो उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे क्षेत्र की जनता के साथ अन्याय और उत्पीड़न नहीं होगा, चाहे वो कोई भी सरकार बने। और हमारा उद्देश्य ये होगा कि हमारे क्षेत्र की जनता प्रत्येक दशा में शिक्षित हो और रोजगार की ओर अग्रसर हो। व्यापारिक व्यवस्था से लेकर जितनी भी हमारी क्षमताएं होंगी, उस समय सरकार से हम मदद नहीं दे सकते, लेकिन मेरी क्षमताओं के साथ हम जितना आगे बढ़ा सकते हैं उतना आगे बढ़ाएंगे। तो ये थे हमारे साथ अनुपम दुबे जी। इनकी जो विशेष चीजें रही, तो ये कहते हैं कि अगर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतते हैं तो शिक्षा के साथ रोजगार, जो आज युवाओं का मुद्दा चल रहा है, उसके साथ ही बेहतर सड़क व्यवस्थाएं होंगी, यहाँ पर स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं बढ़िया होंगी। खैर, ये तो वक्त बताएगा, और वक्त जो भी चीजें हैं ये आज आप भी देख रहे हैं। उसके बाद अगर ये तय होकर के कुर्सी पर बैठते हैं, फिर क्या चीजें रहेंगी ये भी आपको ही तय करना है। हालांकि जो भी सवाल जवाब हुए उससे जनता को तय करना है, आप सबको तय करना है कि चीजें कैसे, किस तरह से और कहां पे बदलाव की जरूरत है, और आप कैसे तय करेंगे कि आपके क्षेत्र का कौन सा व्यक्ति किस तरह से विकास सही मायने में कर सकता है। बहुत सारी चीजों से बात हुई हमारी, बहुत सारे मुद्दे सामने आए, बहुत से आरोप प्रत्यारोपों की छड़ी भी लगी यहाँ पर, और तमाम काफी सारी चीजें खुल करके सामने आई। और ये चिर परिचित अंदाज इन्हीं का है कि ये खुल करके चीजों को रखते हैं। ये बात भी हमें जनता से ही पता चली है। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत आभार आप सभी का। मिलाएंगे आपको अगले हफ्ते फिर एक किसी नए शख्स के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अलविदा।